इवनिंग फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ अच्छे से और आवाज़ मेरी जा रही हो आप तक। साथियों, आज मैं यहाँ पे कैंपेन अगेंस्ट एंग्जायटी की तरफ से आप लोगों का अभिवादन करता हूँ और मैं विशेषकर अंकुर शुक्ला जी का काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे जो है इस कार्यक्रम में आने के योग्य समझा और मेरे अपने जो दक्षता है उसको उन्होंने दर्शाने के लिए अनुरोध किया कि आप आइए सर, हमारे लोगों को लाभ पहुंचेगा और एक बड़ी जिसको बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों को जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको एक बल मिलेगा। और जो भी आप जैसे मैं जो आप लोगों को बता के उपरांत जो भी सहायता प्राप्त करनी होगी उसके लिए भी आप लोग जो है मुझसे फ़ोन के द्वारा फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। मैं प्रभात रंजन हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स, और करीब मुझे 20 साल का अनुभव प्राप्त है। मैंने जो है अपना जो ये शिक्षा जो भौतिक चिकित्सा का फिजियोथेरेपी का वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया था और मैं मूलतः पटना का निवासी हूँ और दिल्ली में करीब 20 साल से अपना कर रहा हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विशेषकर जो भौतिक चिकित्सा है उसका रोल अहम है और हम लोग जो है चिकित्सा के माध्यम से जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी को एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ने वाली डिजीज है और यह धीरे धीरे बढ़ा रहता है। भौतिक चिकित्सा के माध्यम से हम इसको डिले कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम बॉडी की मोबिलिटी को मेंटेन रखते हैं और बॉडी की मोबिलिटी अगर मेंटेन होती है तो हम उस जो बढ़ने की क्षमता है बीमारी की वो धीमी गति से होती है और जिससे कि एक व्यक्ति एक अच्छा जीवन स्तर जी सकता है। तो जीवन स्तर को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने में भौतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ लोगों के सवाल भी आना स्टार्ट हो गए हैं, मैं देख रहा हूं कि तो पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या भौतिक चिकित्सा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के द्वारा होता है और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। बॉडी के पार्ट्स सबसे पहला इसमें जो आपको इसमें देखने को मिलेगी प्रतिक्रिया, आप सैक्रोइलियाक जॉइंट, जो ये हमारा पीछे का भार है, जो शरीर का एक जो स्थान है, उस जगह पे हमें एहसास होगा। साथ में बैक में पेन होती है, तो बैक पेन इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। साथ में जो है सैक्रोइलियाक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ में लेटर ऑन जो है धीरे धीरे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है इसमें हिप की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, नी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, स्पाइन की तो इन्वॉल्वमेंट होती ही है और स्पाइन इतना फ्यूज हो जाता है। एंकलाइजिंग नाम इसीलिए दिया गया है कि इसमें स्पाइन फ्यूज हो जाता है। उसके साथ में जो लिगामेंट्स हैं, जो अदर कोशिकाएं हैं, वो सब एक तरह से समझ लीजिए कि जकड़ दी जाती हैं, अकड़ से जाती हैं और इस तरह से फ्यूज हो जाती हैं कि आपके मोबिलिटी को वो रिस्ट्रिक्ट करने लगती है। ये मूलतः जो है पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है, स्त्रियों में जो है इसका अनुपात बहुत कम है, पुरुषों में ये ज़्यादा है और जो होने की ये 15 वर्ष की अवधि से होकर 40 वर्ष के व्यक्तियों में ये देखा जा सकता है। इसका जो कारण है अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं है कि क्या कारण है इसका, लेकिन हाँ, जहाँ तक इसमें एक आनुवांशिकता का जो है प्रभाव वो रहता है और देखा गया है कि आनुवांशिक बीमारी के रूप में इसे माना जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जा सकता है। इसमें अगर हम देखें, अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले जो पीछे के भाग का जो मांसपेशियां हैं उनमें जो है
दर्द का एहसास होता है और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसका। सैक्रोइलियक जॉइंट में अगर हम उसकी मूवमेंट कराते हैं तो उसमें पेन होता है। और साथ में क्या होता है कि जो हमारा स्पाइन है बिल्कुल अकड़ सा जाता है, और इस अकड़न को हम लोग बैम्बू स्पाइन, जो बांस की तरह जो है एकदम से स्टिफ हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम जो है हमने बैम्बू स्पाइन रखा हुआ है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आदमी झुक सा जाता है, आगे की तरफ आ जाता है, उसके पोस्चर में बहुत चेंजेज आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा छाती है, चेस्ट है, उसका एक्सपेंशन रुक जाता है। उसकी वजह से जो सांस लेने की मांसपेशियां है उस पर प्रभाव पड़ती हैं, और जब वो प्रभाव पड़ती हैं तो आगे के इसमें व्यक्ति को जो है सांस लेने में भी तकलीफ का एहसास होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है हमें कि भाई ये चीज़ें जाकर ना आए जिससे कि आगे इनको सांस लेने की तकलीफ वगैरह से जूझना पड़े। फिर क्या होता है, चलने में इनको परेशानी होने लगती है, क्योंकि अगर हमारा स्पाइन अकड़ गया हो, स्पाइन अकड़न के साथ अगर ये जो हमारे कूल्हे की हड्डियां हैं वो अकड़ गई, या फिर हमारा हाथ वो अकड़ गया, तो क्या होता है मोबिलिटी ऑफ स्पाइन जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मोबिलिटी ऑफ स्पाइन रिस्ट्रिक्ट होने से एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, और एक अलग तरह का तरीका जो है लोगों में हो जाता है। तो बेसिकली भौतिक चिकित्सा का जो उपयोग है मोबिलिटी इंक्रीज करने में, फंक्शनल आउटकम जो आपकी कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, जो सांस लेने की मांसपेशियां हैं वो अच्छे से काम कर सकें। अगर की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद भी जो है भौतिक चिकित्सा का प्रभाव काफ़ी अहम होता है। जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, तो उन कमजोरियों को दूर करने के लिए भौतिक चिकित्सा का जो है उपयोग उसमें होता है। फिर जाकर इसमें जो सर्जरी की जाती है, स्पाइन में ऑस्टियोटॉमी की जाती है। फिर लेवल जो होती है स्पाइन का, जनरली जो है हमारा जो मिड स्पाइन जो L1 लेवल है उस पर ऑस्टियोटॉमी करके, जब ऑस्टियोटॉमी निकाल कर कुछ भाग निकाल के स्पाइन को स्ट्रेट की जाती है, जिससे उसका पोस्चर सही हो, और पोस्चर सही होने से फिर ये चेस्ट एक्सपेंशन थोड़ा बढ़ता है, जिससे कि उसकी सांस लेने की मांसपेशियां जो है और लंग्स की जो है कैपेसिटी बढ़ती है। फिर जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, कहीं कहीं पे शोल्डर एल्बो की भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हो, अकड़न हो गई हो, तो उसके उपरांत भी भौतिक चिकित्सा का रोल ज़्यादा है। तो हम लोग इसी संदर्भ में जो है कि आज बात करेंगे। बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, उन प्रश्नों का जो है कि उत्तर भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कुछ मैं ऊपर से प्रश्नों को देख लेता हूँ, इनमें से प्रश्न आए हैं। जो है गुड इवनिंग अंकुर जी, वॉइस इज कमिंग। सो हाउ टू प्रिवेंट स्लाउचिंग, हाउ टू फिक्स स्लाउचिंग। जैसा कि मैंने बताया स्लाउचिंग आगे की तरफ झुकना है, तो प्रिवेंट करने के लिए भौतिक चिकित्सा जो फिजियोथेरेपी है उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताता हूं कि किस तरह से जो है एक्सरसाइजेज करने के उपरांत आप इसको बचा सकते हैं। और अगर ये इनिशियल स्टेजेस में है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उस पर जो है आपको काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कुछ एक्सरसाइजों का, जो मुख्यतः जो है 4 या 5 एक्सरसाइज हैं जो कि शुरुआती फेज में अगर हम करना स्टार्ट कर लें तो उससे हमारे लिए जो आगे का प्रोग्रेशन है वो काफ़ी डिले हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उधर की तरफ चलता हूँ, उस पर एक किलो दे देना। तो जैसे ये है स्लाउचिंग को प्रिवेंट करने का तरीका, जैसे है अगर आगे की तरफ झुक रहे हैं तो क्या होता है हमारा स्लाउचिंग में जो है ये स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, ये भी जो है कि काफी स्टिफ हो जाती है, और ये भी मदद करता है। उसके साथ में ये मसल्स हमारी ये है पेक्टोरल मसल्स, ये टाइट हो जाती हैं, तो इसके अकड़न होने की वजह से इस तरह से ये पोजीशन हमारा आ जाता है। इस पोजीशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि एक
छोटा तकिया, तकिया बहुत ऊंचा नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है जिससे कि हमारे शरीर का लेवल मेंटेन हो, जो ना गर्दन बहुत नीचे जाए ना बहुत ऊपर आए, एकदम शरीर के साथ साथ सिमेट्रिकल पोजीशन में ये रहे। और जो गर्दन है, गर्दन को थोड़ा सा सीधा रखते हुए टक इन करेंगे। पहली जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है कि इसको हम टक इन करेंगे, टक करके नीचे की तरफ दबाएंगे, हाथ को हम थोड़ा फैला लेंगे, ये दोनों हाथ है ये फैला लेंगे, और जो अपने जो पीछे जो हड्डियां दो है, आपने देखा होगा स्कैपुला बोलते हैं इसे, और ये शोल्डर है, शोल्डर को हम नीचे की तरफ चिन टक इन करके, ये चिन टक इन किया, गर्दन को नीचे लिया, और उसके बाद ये शोल्डर से इसको नीचे दबाया और इसको दबाना है। ये हमें मेंटेन करना, और ये 10 से 15 बार हम करेंगे। इससे क्या है कि नेक मसल्स हमारी मजबूत होगी, साथ में जो है हमारा जो ये टाइट हो रहा है, इसमें भी जो है उसको टाइट नहीं होने देगा और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रखेगा। ये इस तरह से हमें दबाना है, फिट होना है। चिन टक इन किया, तकिया जो है सर से हमें तकिया को दबाना है, शोल्डर से नीचे बेड को दबाना है, और साथ में जो है स्कैपुला को भी नीचे की तरफ दबाना है। दबा के रखना है 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रक्रिया को कम से कम जो है आप लोग 10 से 15 बार, 10 बार दोहराएं। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो 5 बार दोहराएं, फिर 5 बार दोहराएं, फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर 5 बार दोहराएं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 है एक्सरसाइज पिलो और टॉवल लेना। ये देखिए ये टॉवल है, इस तौलिए को जो है हम मोड़ लेंगे, और मोड़ने के हमारा जो ये भाग है शरीर का, ये भाग इनके बीच में मध्य में रखना है, इसके मध्य में आना चाहिए, और ऊपर की तरफ इन दोनों हड्डियों को, तो इस तरह से मैंने रख लिया। दिख रहा है पिलो, ये पिलो मैंने यहाँ रखा। फिर जो है मैं जैसे इसके ऊपर लेट गया हूं, ये लेट गया, हाथ को क्या करना है, हमें पीछे की तरफ ले लेना है। पीछे की तरफ ले लेंगे तो जो आपका स्पाइन जो स्लाउचिंग में जा रहा है, अपर स्पाइन, वो स्ट्रेट हो जाएगा, साथ में ये मसल्स जो है ये भी स्ट्रेच हो जाएंगी और काफी ज्यादा। तो ये एक्सरसाइज हमने फिर इस क्या करना है कि पूरे जो अपना स्लाउच पोजीशन है, गर्दन को टक इन रखेंगे, चिन को जो है कि टक इन रखते हुए हम लोग नीचे की तरफ दबाएंगे। पीठ से क्या करेंगे, हम तौलिया को नीचे दबाएंगे, और ये जो हाथ है इसको भी नीचे की तरफ दबाएंगे। 10 गिनने तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ में हम लोग जैसे है एक करवट इधर, थोड़ी देर बाद इधर आए, फिर जो है वो एक्सरसाइज किया, दबाया, इसको दबाया, फिर इस तरफ करवट ले लिया। तो ये क्या होता है इसमें कि हमारा जो ये स्पाइन है ये काफी जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जो स्लाउचिंग पोजीशन है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि जो एएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें इस तरह से लेटने और उठने में तकलीफ होती है, लेकिन जो है करा सकते हैं, जैसे जिस तरह से भी धीरे धीरे बैठे, और जब भी बैठे तो पैर को मोड़कर बैठे, इस तरह से पैर को जो है मोड़ लें और इस तरह को ऐसे ले जाएं, फिर ये पैर ऊपर लेके फिर अपने आप को सीधा करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारे सैक्रोइलियाक जॉइंट में पेन होता है, और हम पैर सीधा रख के अगर हम लेटने और उठने की कोशिश करते हैं तो हमारे सैक्रोइलियाक जॉइंट में भी काफी पेन होता है, इसलिए इसको मोड़ लेते हैं। मोड़ने के उपरांत क्या होता है कि रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, और उठने का तरीका भी लगभग हमारा ऐसे ही होना चाहिए। इसे लिया, फिर उठे, और ये पैर नीचे ले गया और हमने यहाँ से उठ गया। तो इससे उठने और लेटने में भी आराम मिलता है। तो ये 2 नंबर की एक्सरसाइज। तीसरा नंबर जो है मैं इसमें अभी
स्लाउचिंग पोजीशन से मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसको करने के लिए हम जो तकिया है, ठीक है, हाथ को जो है हम लोग इस पोजीशन में फैला के रखेंगे। उसके बाद दोनों पैर मोड़कर इस पैर के एक के ऊपर इस पैर को हम चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के उपरांत क्या करेंगे कि इस तरह से लिया पैर को नीचे की तरफ झुकाते चले गए, फिर ऊपर ले आया। ये एक हो गया। उसके बाद दूसरे पैर को दूसरे तरफ चढ़ा लिया और ये इस पैर के सहारे से इस पैर को हम फिर लेके आए। ये प्रक्रिया को भी हम 10 से 15 बार दोहराएंगे। इसमें ये ध्यान देना है कि जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा ये बेड से चिपका हो, ये भी उठ के इस तरह से ना आए। और इसको बहुत धीरे धीरे, अगर दर्द ज्यादा है तो इसको धीरे धीरे करें, ना कि बहुत तेजी से करें। धीरे धीरे जितना आप दर्द सह सकते हैं उतना ही धीरे धीरे, और जहां पे अत्यधिक दर्द हो उसको छोड़ देना है, फिर आगे दूसरे वाले पैर का कर लेना है और उसको धीरे धीरे बढ़ाना है जहां तक उसका रिस्ट्रिक्शन आना है। तो ये जो 3 एक्सरसाइज है, ये 3 एक्सरसाइज हम लोग उस समय कर सकते हैं जबकि शुरुआत के फेज में हो, और जब बहुत स्लाउचिंग बहुत ज्यादा हो गई हो तो उस कंडीशन में हम पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के बाद ये हाथ को ऐसे रखकर हम अपने स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन और गर्दन को ऊपर रखकर हम स्लाउचिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कभी कभी परेशानी हो तो धीरे धीरे जहां तक आपका जो है मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वहीं तक जाना। ये नहीं कि एक ही दिन में आप कोशिश करें कि पूरी मोबिलिटी को ले लें, वो नहीं करना है। बहुत ही धीरे धीरे, और आपको ये पता चल जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि भाई नहीं, यहाँ पे अभी दर्द है तो इसको जो है कि हम यहीं तक कर सकते हैं। और धीरे धीरे बढ़ाना, हो सकता है कि 1 हफ्ता का भी टाइम ले, 15 दिन का भी टाइम ले, लेकिन अपने पेशेंस को रखते हुए इसको आराम से जो है और इस तरह से मेंटेन रखना। ये करने के बाद 10 गिनना है, 1 2 3 4 7 8 9 10। फिर नीचे आए, फिर 1 2 3 4 5 8 9 10। तो इस तरह से प्रक्रिया को हमें दोहराना है और 10 से 15 बार इसे दोहराना है। देखिए आगे कोई कितने प्रश्न आए। हाँ, तो मैं अभी देख लेता हूँ और किन के प्रश्न आए हैं। शरद कुमार पति ने, अगर रिमोटोलॉजिस्ट ने THR करने को बोला है तो हाउ टू फिजियोथेरेपी। देखिए अगर उन्होंने बोला है तो अगर बहुत अकड़न आ गई है और जकड़न आ गई है तो उस कंडीशन में तो ऐसा है कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको आप करें, और उसके उपरांत जो है फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ज़रूरत पड़ती है THR के बाद मांसपेशियों की स्थिति को बनाए रखने के लिए और जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाने में वो मदद करता है। What are the precautions taken in gap in hip is reduced? अगर हिप रिड्यूस्ड है तो प्रिकॉशन आप धीरे धीरे जो है मोबिलिटी बढ़ाने के ऊपर काम करें, और साथ में बहुत ज़्यादा उस पर वज़न देने से पेन जो है कि स्टार्ट हो जाएगा, तो पेन अवॉइड करने की कोशिश करें। लेकिन कोशिश ये करें कि मोबिलिटी मेंटेन हो, क्योंकि वजन नहीं रखने से भी धीरे धीरे मसल्स जो हैं डिसयूज एट्रोफी में चली जाती हैं, और उन सब चीज़ों से हमें बचना है। सर इनके से बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? मेरे स्पाइन ऑलमोस्ट फ्यूज़ हो गए हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है, वो स्पाइन क्या ही लक्षण? हाँ, ये एक तरह से अगर फ्यूज़ हो गए हैं, आप बिल्कुल जो है आगे की तरफ झुक गए हैं और आप बिल्कुल भी सीधा नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बैम्बू स्पाइन का ही शुरुआत है।
सुनील बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही झुका रहता हूं, तो थोड़ा सा झुके रहते हैं तो अभी मैंने जो एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध, अच्छे से करेंगे तो हो सकता है कि उसमें सुधार आ जाएगा, क्योंकि आपकी अभी एक पेक्टोरल और ये इतना टाइट नहीं हुई हूँ कि अभी स्ट्रेच ना किया जा सके। इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और करने की कोशिश आप करें, और दिन भर में जैसे मैंने बताया कि 2 बार एक्सरसाइज करें, और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन नियमित रूप से आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो स्पाइन जो झुक रहे हैं उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अपर बैक में स्टिफनेस है और पेन होता है, रंजीत कुमार पूछ रहे हैं, जबकि मैंने सुना है कि और पेशेंट को लोअर बैक में, अपर बैक में भी पेन होता है टाइटनेस की वजह से, और सर्वाइकल स्पाइन में अकड़न ज़्यादा अगर हो तो अपर बैक में भी पेन होता है, और उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताई अभी, उसको आपने देख लें तो उसको करेंगे तो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। मेरी स्पाइन बैम्बू की तरह हो गई है लेकिन मुझे दर्द नहीं होता है, THR के लिए बोला है, क्या एक्सरसाइज से भी ठीक किया जा सकता है? एक्सरसाइज करके ज़रूर आप देखें, अगर एक्सरसाइज करने से आपको लगता है तो थोड़े दिन या कुछ समय के लिए THR को अवॉइड कर सकते हैं और लेटर ऑन स्टेजेस में आप करा सकते हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करने से फ़ायदा मिल रहा है। अगर नहीं तो आपको दर्द ज़्यादा है, आप थोड़े दूर तक भी नहीं चल पा रहे हैं, मोबिलिटी आपकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि THR कराना पड़े। सर प्लीज़ सजेस्ट सम कॉमन एक्सरसाइज फॉर एयर्स डूइंग इंक्लूडिंग ब्रीदिंग। है बिल्कुल सही, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें करनी होती है। मैं बता देता हूँ कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज और बताता हूँ। दूसरा एक मैंने बताया अपर स्पाइन के लिए, जैसे बताया कि आप जा सकते हैं ऊपर, और एक दीवार के सहारे आप खड़े होकर जो है इस तरह से दीवार के सहारे खड़े हो जाए, फिर उसके बाद जो अपना गर्दन है और ये शोल्डर है इसको दीवार से लगाएं, हिप को दीवार से लगाएं, पैर थोड़ा आगे की तरफ आएगा, उसके बाद स्लाइड करने की कोशिश करें, धीरे 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 स्लाइड करने की कोशिश करें, और नीचे 90 डिग्री तक बैठें, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आए। इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार दोहराएं, और दोहराने के उपरांत जो है आपकी जो मोबिलिटी है हिप की वो भी जो है कि बढ़ेगी, साथ में जो सैक्रोइलियाक जॉइंट है उसकी मसल्स वगैरह बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपकी मोबिलिटी के लिए है। फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराना है, बट 2 महीने से नी, तो अगर आपको नी में पेन है तो जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई है इसको जो है आप नहीं है, ये इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। उसमें क्या करना है आपको कि जो नी में पेन है तो नी में पेन के लिए नीचे तकिया रख, वो रख लो देना। पहला तो है कि जहाँ पेन है घुटने के नीचे ये जो है वो टॉवेल को मोड़ कर रख, ये जो एड़ी है, एड़ी आपका जो है बिस्तर से चिपक के रहे, और इसके बाद इसको प्रेस करना है, फिर ढीले छोड़ना है, फिर प्रेस करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। इस तरह से 15 से 20 बार। दूसरे घुटने का भी उसी तरह से करना है, प्रेस करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, और दोनों घुटने को भी साथ में प्रेस करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। अगर आप बैठे बैठे मूवमेंट कर सकते हैं तो पैर को ये उठाया ऊपर, रोक के रखा, फिर नीचे ले आया, उठाया फिर नीचे ले आया, उठाया ऊपर, रोक रखा, नीचे ले आया। अभी क्या उन्होंने पूछा था ब्रीदिंग के लिए क्या करना है, तो ब्रीदिंग के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो चेस्ट का एक्सपेंशन के लिए मैंने बताया, एक तो लेट के, बैठ के भी हम कर सकते हैं। बैठ के हाथ को इस तरह से रखेंगे, जाएंगे जितना हम लेके जा सकते हैं। इस दौरान हम पीछे ले जाने वक्त लंबी सांस भी ले सकते हैं, और आगे लाने वक्त इसको हम छोड़ भी सकते हैं। पीछे ले गए, लंबी सांस लिया, फिर आगे लाने वक्त इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर हाथ को जो है ये
रखा पीछे, ये जो दोनों हड्डियां हैं इसको जो है हमने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लिया और ऊपर की तरफ इस हाथ को उठाएंगे, जिससे कि हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन, जो चेस्ट मसल है उसका एक्सपेंशन होगा और आपको सांस लेने में आपको सहायता प्रदान करेगा। जैसे जैसे मसल वर्क स्टार्ट होगा, आपका मसल वर्क स्टार्ट होने के उपरांत आपको सांस लेने में सहायता प्राप्त करेगा। फिर आप दीवाल के सहारे भी कर सकते हैं। दीवार के सहारे इस तरह से जाएंगे और दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, फिर ये लेके गर्दन को लगाएंगे, फिर आगे ले आएंगे, फोरहेड को दीवार से लगाएंगे, फिर आगे ले आएंगे। ये भी आपको मददगार साबित होगा चेस्ट के एक्सपेंशन को करने में। इसके साथ में स्पाइरोमेट्री वगैरह कर सकते हैं। स्पाइरोमेट्री आपको बाजार में मिल जाएगी, उसमें 3 बॉल होते हैं। 3 बॉल के हिसाब से आपको पता चल जाए, एक बॉल 200 ml के आसपास का वेंटिलेशन बॉडी के अंदर में वाइटल कैपेसिटी दिखाती है लंग्स के अंदर में। तो 3 बॉल, अगर तीनों बॉल आप उठा लेते हैं तो 600 ml के आसपास लंग्स के अंदर अगर एयर एंट्री है तो बहुत अच्छी बात है, और वो एक तरह से लगभग नॉर्मल है, करीब 700 के आसपास होता है, तो 600 तक आप करवा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इस स्पाइरोमेट्री के द्वारा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितना आप अंदर सांस खींच सकते हैं पूरी सांस खींचने की कोशिश करिए, और उसके बाद रोक के रखें उसे 5 गिनने तक, 2 3 4, धीरे धीरे उसे छोड़ें, फिर रोक के रखें, फिर उसे धीरे 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 छोड़ें। तो ये है एक्सरसाइजेज जो ब्रीदिंग के लिए आप करा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सर गुड इवनिंग, मुझे सर जॉइंट में पेन है 2 साल से, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा ही जॉइंट में पेन है, आपको एक्सरसाइज बताता हूं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। जो है पैर ले लिया, फिर फिगर ऑफ 4 बनाना है। ये जो है हमने फिगर ऑफ 4 बना दिया है ना। आप देखेंगे एक पैर सीधा है और ये जैसे हम 4 लिखते हैं उस तरह करना है, और उसके बाद इसको हम नीचे बेड की तरफ लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, फिर वापस लेके आएंगे, फिर ये लिया इसको लेके जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। तो दोनों पैरों को करना है। इसके साथ में मैंने एक और बताया था अभी, इस तरह से पैर रख के पैर के ऊपर जो है अपने बटन को बिल्कुल बिस्तर से चिपका के रखेंगे, और ये निचला हिस्सा हमारा नीचे की तरफ जाएगा जहां तक जा सकता है। इस तरह से करेंगे। So my spine is fused due to osteogenesis, osteophytes and ankylosing. Presently painful stiffness in upper back, shoulder and neck. Which type of exercises will help? मैंने आपको जैसे बताया है, ये एक्सरसाइजेज भी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके अंदर में ऑस्टियोपोरोसिस भी है, तो वो भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़बरदस्ती ना करें। जहाँ तक आपसे संभव है कि आप स्ट्रेच कर पा रहे हैं अपने आप को, उतना ही करें, और ऐसा हो कि उस पर जोड़ ना पड़े, आपके जो भी बॉडी है उस पर, स्पाइन पे जोर ना पड़े, वो बहुत ज़रूरी है। अपर शोल्डर के लिए भी, शोल्डर के लिए मैं आपको बता दूं, शोल्डर के लिए क्या करना है कि एक तो ये वाला भी बताया, शोल्डर के लिए भी सहायक है, साथ में जो है हम इस तरह से घुमा सकते हैं शोल्डर को, फिर आगे ला सकते हैं। प्लस अगर खड़े हैं तो हम हाथ को गोल 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 घुमा सकते हैं, इधर से भी हाथ को गोल 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 घुमा सकते हैं। दीवार के सहारे जो है हाथ को सिर्फ दीवार के सहारे ले जाएंगे, धीरे 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 ऊपर कर, और हम पूरा इसको 180 डिग्री तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है शुरुआत के दिनों में बहुत यहीं तक आए, जहां तक भी आपसे संभव हो उसको करना है। दोनों तरफ भी लिया, इसको ऊपर लेके गए और यहाँ तक हम लेके आ गए। ये जो है कि शोल्डर के लिए हम लोग कर सकते हैं। प्लस पुली, घर में पुली इंस्टॉल कर लें, पुली के माध्यम से
पुली आती है, तो एक 2 चक्री होगी, उसमें रस्सी होगा, रस्सी के माध्यम से हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो डस फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कैल्सिफिकेशन अराउंड द जॉइंट। देखिए कैल्सिफिकेशन अगर सेट इन हो गई है तो रिड्यूस नहीं करेगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको मोबिलिटी इंक्रीज़ करने में तो मदद कर सकती है धीरे धीरे, और पेन के कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि अगर उसमें मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस कराएंगे तो पेन हो सकती है, क्योंकि कैल्सिफिकेशन एक बार हो गया तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो उस कैल्सिफिकेशन में ही, फाइब्रोसिस में ही धीरे धीरे मोबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। सीधा कि सर मुझे एसआई जॉइंट में पेन है 36 साल से। तो पेन का मैंने बताया एसआई जॉइंट का कि किस तरह से करना है, वो कर सकते हैं। साथ में जॉइंट को अगर आप करना चाहते हैं तो एक एक्सरसाइज और जैसे है लाइट एक्सरसाइज जैसे करना है एसआई जॉइंट के लिए, तो उधर से चलिए आप ले लें, कुर्सी पे जाएं और एक पैर को उठाएं, ऊपर तक लाएं नीचे, फिर इधर से जाएं, ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं, फिर इसको ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं। तो इस तरह से भी आप एसआई जॉइंट का जो है मूवमेंट कर सकते हैं, खड़े खड़े आप कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छे से ये हो सकता है। ठीक है, एसआई जॉइंट के लिए अब मैंने 2-3 तरह की एक्सरसाइज बताई। एक तो जो है आप जैसे बेड पे बताया, इधर उधर लेटना, फिगर आप एसआई जॉइंट का एक्सरसाइज इस पे करा सकते हैं। राहुल रॉय, वेरी गुड, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है राहुल जी, और इसको करते रहें, रेगुलर रूप से करते रहेंगे, आपको उसका जो है लाभ मिलता रहेगा। हाँ, धनुरासन से बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्या है, धनुरासन आपके स्पाइन को जो है स्ट्रेट कर रखता है, लेकिन उतना ही बहुत ही एग्रेसिव ना करें, जितना आपसे हो सकता है धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। बिल्कुल सुनील जी, आप कर सकते हैं धनुरासन, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगी। क्या आयुर्वेदिक स्टार्ट कर सकते हैं? हर बीमारी का जो है कि हर इलाज पद्धति का अपना अपना महत्व है, तो उस महत्व को देखते हुए आप बिल्कुल जो है इलाज करा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, दोमत नहीं है। सर्वाइटिस है तो क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न लिया आपने भी कि सर्वाइकल में भी आता है ये, और सर्वाइकल के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक तो चिन टकिन वाली एक्सरसाइज करनी है, जैसे है हाथ को भी पीछे स्ट्रेट ले लें जितना जा सकता है, और चिन को जो है हम टकिन करेंगे और दबाएंगे। क्या करेंगे, जो ये हमारा हाथ है सर के ऊपर रहेगा, और चिन को नीचे लेके सर से पीछे की तरफ दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। फिर दूसरा है, अगर हाथ अगर आपका पीछे जा सकता है तो पीछे ले लेंगे, फिर इसको लेकर मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, कान को जो है कंधे से लाने की कोशिश करेंगे, दोनों साइड जो है हम ये करेंगे। धीरे धीरे इस तरफ ले जाएंगे, फिर बीच में लाया, इस तरफ ले गए, फिर इधर ले गए, फिर बीच में, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ये हमसे जितना हो सकता है मोबिलिटी के हिसाब से इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी कि पूरी रेंज ऑफ मोशन लाने की एक ही दिन में कोशिश करेंगे, इसको धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट जॉइंट फ्यूजन? तो जॉइंट फ्यूजन के लिए मैंने बताया कि मोबिलिटी को मेंटेन रखना है आपको, और मोबिलिटी मेंटेन रखने के लिए मैंने जैसे शुरुआत में 2-4 एक्सरसाइजेज बताई, खड़े होके बैठ के जो एक्सरसाइज बताई हैं उसको भी आप मेंटेन, उससे मोबिलिटी को रख सकते हैं, और जॉइंट फ्यूजन को आप प्रिवेंट तो नहीं, मैं कहूँगा कि प्रिवेंट बहुत पूरी नहीं हो सकता, लेकिन डिले हो जाएगा। वो जितना आप अच्छे से करेंगे उतना डिले होगा, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो मेंटेन रखेगा।
राज झाकर, मुझे एसआई जॉइंट में पेन है, तो एसआई जॉइंट के लिए मैंने 2-3 एक्सरसाइज बताई हैं अभी, उसको देख सकते हैं। प्लीज़ गिव सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज एसआई जॉइंट टू रिड्यूस पेन इन इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन है, स्टैटिक एक्सरसाइजेस करना है, मोबिलिटी वाली ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करना है, जिससे कि स्टैटिक मतलब जैसे हमारी मांसपेशियां है, जैसे ये है, तो ये मैं जैसे ये मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें तो मोबिलिटी है, साथ में मसल की लेंथ भी चेंज हो रही है, लेकिन उस तरह की एक्सरसाइज करना है जिसमें मसल लेंथ चेंज ना हो। तो ये हाथ हमने लिया, जैसे मैंने कस के मुट्ठी बांधा, तो हमारा ये मसल भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये सब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो रहे हैं, इसका प्रभाव ये होता है कि ये स्टैटिक एक्सरसाइजेज हैं। तो इस तरह की स्टैटिक एक्सरसाइजेज आपको जहाँ पे दर्द है तो वो कर सकते हैं एसआई जॉइंट के लिए। जैसे मैंने लेट के बताया कि आप पैर को भी नीचे दबाएं और अपने कमर को भी नीचे की तरफ लेट के दबाएंगे, तो वो एक स्टैटिक एक्सरसाइज होगा और वो इन्फ्लामेशन जब है उसको दूर करेगा। क्योंकि और साथ में गर्म पानी का सेक लेना, और फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट में जैसे डायथर्मी वगैरह है वो दे सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़े, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने जो पेन गेट थ्योरी है वो काम करती है, और आपको जो है दर्द में भी राहत मिलता है। बहुत ज़्यादा मोबिलिटी एक्सरसाइजेज में करेंगे तो आपको दर्द हो सकता है कि बढ़ जाए। लोअर बैक स्टिफनेस के लिए स्पाइनल रोटेशन एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। स्पाइनल रोटेशन और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज मैंने अभी बताया आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ क्या है। एक तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने बताया कि इस तरह से भी जा सकते हैं, ये भी आपके लोअर बैक को और अपर बैक को दोनों को ये पहुंचाएगा, राहत पहुंचाएगा। साथ में जो है आप जो है इस तरह से हम समझ लीजिए कि जो फोर इसमें है, दो हाथ दो पैरों के इसमें आ जाएंगे पोजीशन में, और अगर हम बायां हाथ उठा रहे हैं तो दायां पैर उठाएंगे, दायां अगर हम हाथ उठाएंगे तो बायां पैर, इस तरह से हम मूवमेंट करेंगे। फिर उसके साथ में अगर ये ना हो पाए तो हम सीधा हाथ रखेंगे, और जैसे हमारा ये दायां हाथ है तो बाएं के साथ दायां पैर, और बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमारे कान तक, इधर नीचे। फिर उसके बाद ये याद रखना है हमें कि बाएं के साथ दायां पैर और दाएं के साथ बायां पैर उठे, तो ये हम बैक की मोबिलिटी के लिए ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। सर थोड़ा सा है, चलने पे सांस फूलने लगती है और ब्रीदिंग में, हाँ ये आपका इसका मतलब है कि जो आपकी चेस्ट की मसल्स हैं, इंस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो जो है कि कार्य नहीं कर रही और वो वीक है, तो इसलिए जो है एक्सरसाइज चेस्ट एक्सपेंशन के ऊपर जो है काम करें। चेस्ट एक्सपेंशन के लिए मैंने बताया कि ऊपर की तरफ आकर वो वाला उल्टा लेटकर ऊपर की तरफ आ सकते हैं, और चेस्ट एक्सपेंशन फिर ये हाथ इस तरह से आप लेके जाएं, दोनों हाथ को लेके, तो उस तरह से हम चेस्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। एसआई जॉइंट में पेन है तो झाकर साहब मैंने बताया एसआई जॉइंट के लिए पेन कैसे करना है, वो एक्सरसाइज कैसे करनी है मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो एक बार रिवाइंड करके भी उसको देख सकते हैं। सर घुटने के नीचे से पैर टेढ़े हो रहे हैं, हाँ अगर ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है तो फिर ऑपरेट कराने की भी ज़रूरत, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं उसे, उसको आप करा सकते हैं। और इन द मीन टाइम जो है आप एक्सरसाइज करते रहें घुटने के लिए, जैसे पैर को उठाना, ये पैर को ऐसे ऊपर उठाना, नीचे लाना, फिर आपको बता दो, जैसे मैंने तो एक तो
तौलिया रख के बताया है उसको दबाना। फिर इस तरह से पैर को ऊपर उठाकर ये तौलिए पे मोटा रख के इसको ऊपर उठाना इस तरह से, फिर इधर रख के इसको ऊपर उठाना, नीचे लाना। ये वाली भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपको घुटने की दर्द में जो है राहत मिलेगा। वेरी स्टिफ नेक है तो स्टिफ नेक के लिए ये वाली मोबिलिटी एक्सरसाइज, ये फिर ये रोटेशन जितना कर सकते हैं इतना करें। फिर जो है जस्ट एक मिनट पकड़ना बेटा, बताते हैं। कभी कभी जैसे हमारा स्पाइन के साथ अपर स्पाइन भी फिक्स हो जाती है, इस तरह से मुड़ेंगे, इस तरह से मुड़ेंगे। फिर लोअर स्पाइन को रोटेट करना हो तो हाथ को ऐसे रखा, इधर की तरफ गए, इधर लिया, इधर की तरफ गए। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे का हिस्सा है स्थिर ही नहीं कि ऐसा हो कि नीचे का हिस्सा भी हमारा शरीर के साथ हमारे मुड़े, ऐसा ना होना चाहिए। उसके लिए हमें कोशिश करना है कि ये नीचे का हिस्सा स्टिक रहे और सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही मूव हो, जिससे कि हमारी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ेगी। हाथ को इस तरह से रखें, इधर की तरफ लिया, फिर इधर की तरफ लिया। ये जो है आपको सहायक सिद्ध होगी आपको मोबिलिटी स्पाइन की भी बढ़ाने में। हाँ, योगा इज़ हेल्पफुल, हाँ आप कर सकते हैं। नेक एक्सरसाइजेज मैंने बता दिया है। अरोड़ा जी, सर स्पाइनल एक्सटेंशन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है? स्पाइनल एक्सटेंशन के लिए मैंने जो बताया कि हाथ रख के ऊपर जाना, वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ में एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ, दो एक तो मैंने ये वाली बताई, साथ में जो है दोनों हाथ को फिर इस तरह से हुआ। ये करने के बाद अगर आप ये मोबिलिटी अचीव कर लेते हैं तो ये दोनों हाथ को सीधा लें और इस तरह से ऊपर लाएं और कोशिश करें पेट आपका बॉडी से लगा। ये नीचे लिया, फिर ऊपर, फिर नीचे लिया, फिर ऊपर उठाया। फिर एक होता है प्लैंक टेस्ट, जिसमें हमारे जो अंदरूनी मसल्स हैं, कोर मसल्स बोलते हैं, जो मसल्स जो कोर है उनको हमें स्ट्रेंथन करना होता है। तो प्लैंक एक्सरसाइज भी बहुत टफ एक्सरसाइज है, लेकिन उसको जितने देर आपसे हो सकता है उसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो मांसपेशियों को, अंदरूनी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और जब अंदरूनी मांसपेशियों में मजबूती प्रदान होगी तो वो आपकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह की पोजीशन में आना है। और जो हम देख रहे हैं कि मेरी जो दोनों जो एड़ियां हैं उसमें तलवों को मैंने सीधा कर लिया है और इस तरह से पेट को अंदर लेके हमें इस पोजीशन में 10 गिनने तक और कम से कम 3 से 5 बार ये करना है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कोई एज फैक्टर भी होता है क्या? इसके लिए किसी एज लिमिट के बाद, देखिए मैंने जैसे बताया कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इसका प्रोग्रेशन का जो है, अगर मान लीजिए किसी को 20 साल में हुआ है तो 15-20 साल तक इसका प्रोग्रेशन होता है। फिर एक स्टेज आने के बाद प्रोग्रेशन रुक जाती है, मतलब बॉडी काफ़ी स्टिफ हो जाएगी, बैम्बू स्पाइन हो जाएगा, उससे आपकी मोबिलिटी को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो उसके बाद आप जैसे मोबिलिटी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ, फ्लेयर स्टेज, ऑफ स्टेज वो चलता रहेगा, लेकिन तब तक जो है कि बॉडी में स्टिफनेस काफ़ी आ जाती है, जिससे कि एक्टिविटी डेली लिविंग करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो उस समय आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करके क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। कृपया रोबोटिक फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी साझा करें। रोबोटिक फिजियोथेरेपी आने वाले समय में एक हो सकता है कि फिजियोथेरेपी के अंदर में एक नया आयाम स्थापित करे, क्योंकि ये एक तरह से रोबोटिक्स क्या, आजकल आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रोबोटिक्स है, क्योंकि एक इस तरह से मशीन तैयार की जाती है, उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे डाल दिए जाते हैं कि आपको उस जो भी कंडीशन है उस हिसाब से वो आपको जो एक्सरसाइज चाहिए जैसा भी बोलेंगे वो उस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके अंदर जो है कि एक्सरसाइजेस मशीन करा सकती है। तो बेसिकली जो आप बोलेंगे इसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये असिस्टेंस के लिए, आपको सहायता प्रदान करने के लिए है। जब तक आप जो है अपने आप से एक्सरसाइज करने में सक्षम हैं, आप कर रहे हैं, उस समय आप रोबोटिक्स ना करें, क्योंकि ये फिर आपको आत्मनिर्भरता आपकी ख़त्म कर देगा और ये आपको निर्भर बना देगा। तो इस तरह से अपने आप जब तक आप उसको कर सकते हैं करते रहें। हाँ, बहुत स्टिफ हो गई है आपकी हिप, आपके नीज, तो जो है आप रोबोटिक्स कर सकते हैं। लोअर लिम्ब के लिए रोबोटिक्स आती है, अपर लिम्ब के लिए रोबोटिक्स आती है। तो इन सब चीज़ों का हम रोबोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें जिस तरह से पैर जैसे चलाने के लिए, हिप को चलाने के लिए, और हमारा जो शोल्डर के लिए, एल्बो को चलाने के लिए, इवन फिंगर्स को चलाने, फिंगर मूवमेंट्स के लिए, तब हम जो है कि रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये उस समय मददगार साबित हो सकती हैं जब आप पूर्ण रूप से जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं कुछ नहीं कर पाएंगे, तब उस समय ये आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जब तक आप खुद से आप जो है अपने काम को करने में और एक्सरसाइज करने में सक्षम हैं, रोबोटिक्स का सहारा न लें। लेटर स्टेजेस में जब आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप रोबोटिक्स का सहारा ले सकते हैं। व्हीलचेयर बाउंड अगर लग रहा है कि हो गए हैं, तो उस समय फिर रोबोटिक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हिप का गैप रिड्यूस हो गया है तो बता दिया हमने। सर गिव मी सर, रिब, हिप एंड बैक रिब में दर्द है। तो मैंने शायद ये इन सब आपके जो प्रश्न है इसके कुछ जो एक्सरसाइज बताए हैं वो आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। उन सब चीज़ों को जो है आप उन एक्सरसाइजेस को आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी जो है उसमें मदद मिलेगी दर्द को भगाने में। स्पाइन फ्यूजन रिकवर हो जाता है क्या? प्लीज़ देखिए, रिकवर तो जैसा मैंने बताया कि रिकवर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मोबिलिटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप जो है अपने प्रोग्रेशन को, जो अगर फ्यूज़ हो गई है तो जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी और जो प्रोग्रेशन है वो डिले होगा दोनों साइड के चेस्ट के बाजू में। तो इसका मतलब है कि आपका ये पेक्टोरल मसल्स टाइट हो गया है। पेक्टोरल मसल्स के लिए जो मैंने बताया एक्सरसाइज कि इस तरह से लेके पीछे की तरफ लाएं, आगे लाएं, वो वाली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज फॉर स्टिफनेस इन अपर आर्म। अपर आर्म की स्टिफनेस के लिए मैंने बताया कि दीवार के सहारे आप लेके जाएंगे ऊपर, पुली के द्वारा करेंगे, फिर ये हाथ पीछे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, पीछे रख के इसको ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे। ये आपके स्टिफनेस के लिए दूर करने में, अपर आर्म में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। लोअर बैक में बहुत पेन होता है, मैंने कुछ एक्सरसाइज जो डेमोन्स्ट्रेट की है वो लोअर बैक के लिए भी सहायक सिद्ध होगी, उसको आप कर सकते हैं। योगा इज़ हेल्पफुल। थैंक्स फॉर टाइम। चेस्ट एक्सपेंशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दिया। साइकिलिंग से बहुत, हाँ साइकिलिंग करिए, बहुत अच्छी बात है। इवन हम लोग जो है हवा में भी साइकिलिंग, अच्छा प्रश्न किया आपने, तो मैं इसको बता देता हूँ कि हम लोग बेड पे कैसे साइकिलिंग कर सकते हैं। बेड पे साइकिलिंग करने के लिए हम सीधा लेट जाए, वो आपकी हिप और नी की मोबिलिटी को भी मेंटेन करेगा। पैर को ऊपर उठा लें और सीधा ले जाए तो इसको चेस्ट से लगाएं, फिर पीछे ले जाए, आगे लाए, पीछे लाए, आगे लाए। अगर मान लीजिए शुरुआत में करने में आपको तकलीफ हो रही है तो पहले दोनों हाथ यहाँ लेकर आप अपने घुटने को पेट से लगाने की कोशिश करें, फिर सीधा करें, पेट से लगाएं, फिर सीधा करें, फिर पेट से लगाएं, फिर सीधा करें, फिर धीरे धीरे आप जो है एयर में, हवा में साइकिलिंग आप पैरों के माध्यम से कर सकते हैं। शरद कुमार अंकुर जी, थैंक यू फॉर योर गाइड। थैंक यू शरद जी। क्यूआई स्पाइन सेंटर से
क्यूआई स्पाइन का अपना तरीका है, बिल्कुल वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही ट्रीटमेंट देते हैं और असेसमेंट करके ही देते हैं। तो क्यूआई स्पाइन में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। स्विमिंग करने से कुछ बहुत बहुत बढ़िया स्विमिंग करिए। हाइड्रोथेरेपी जिसे हम लोग कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी के माध्यम से भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और स्विमिंग करिए। स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। उसमें सारी एक्सरसाइज एक साथ हो जाती हैं, आपके कंधों की एक्सरसाइज, आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, नी की, इवन एंकल की, क्योंकि सारा बॉडी मूव करता है उसमें। अच्छा प्रश्न है ये, और बिल्कुल स्विमिंग तो हम लोग काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं वो करें। इज साइकिलिंग गुड फॉर, बिल्कुल इट इज़ गुड। गैप भी रिड्यूस हो गया है, तो आप जितना उसको जिस तरह से कर सकते हैं पेन फ्री रेंज में, आप उसको करने की कोशिश करिए। बहुत धीरे धीरे मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका, अगर फिजियोथेरेपी के बाद पेन बढ़ जाए तो इसे कैसे मैनेज करें। पेन अगर बढ़ती है फिजियोथेरेपी के बाद, आप देखें कि कौन से एक्सरसाइज में ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर आप थोड़ा सा उसको रेस्ट लें, क्योंकि एकदम से अगर बहुत असहनीय पेन है, तो अगर थोड़ा बहुत पेन है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मोबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है पेन भी थोड़ा होगा, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर असहनीय दर्द है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी को थोड़ा सा रोक दें और गर्म पानी का सेका और थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने बताया स्टैटिक एक्सरसाइजेज, वो करें, जिसमें मांसपेशियों का जो लेंथ है वो सेम रहे और आपके मांसपेशियों का जो क्वालिटी को क्या बोलते हैं उसको, मांसपेशियों के जो हमारी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। अब पिलो रखने के किसी ने है कि पिलो रख के सोने, हाँ पिलो, देखिए पिलो हमें ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से लेना है कि वो जो है बॉडी के बहुत आगे ना झुका, बस उतना ही लें जितना कि आपको एक सामान्य स्थिति में बॉडी को रखे। और बहुत ज़्यादा चिन अगर आपका बाहर आ गया है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है उसको लेने में। तो कोशिश करें कि जो, जैसे मैंने बताया, जो आपका पीछे का हिस्सा है, इस हिस्से से लेके यहाँ तक ऑक्सीपिटल रीजन जो बोलते हैं वहाँ तक ही लेने की कोशिश करें, पूरे सर तक ना लें, इससे आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। वाइब्रेशन मशीन के ऊपर, वाइब्रेशन मशीन का कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। वाइब्रेशन बेसिकली जो है लोग मसल टिश्यू जो है उसके लिए पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, बट ऐसा कुछ खास जो है उसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस से वह काफ़ी संबंधित नहीं है। इस बीमारी को प्रतिबंध करने में क्या क्रिस्टोफर, अब ये तो अभी सब रिसर्च का फेज़ है, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें, क्योंकि ये अलग विषय है। बरगडी में दर्द होता है। माई एक्सपीरियंस विथ क्यू स्पाइन इज़ नॉट गुड, दे आर लूटिंग ओनली, इंस्टेड यू गिव बेटर टिप्स। सर मैं उनके बारे में अब नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपका पर्सनल अनुभव है, और मैं तो यहाँ आप लोगों जो एक सामान्य जो एक्सरसाइजेज हैं वो बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है कि एक एक्सपर्ट की सलाह में कभी भी अगर कर रहे हो तो एक्सपर्ट की सलाह लें, जिससे कि आपको आगे तकलीफ़ ना हो। बरगडी, बरगडी क्या होती है मुझे इसका वो पता नहीं है, बरगंडी क्या लिखे हैं आपने, अगर आप इसका बता दें सुनील जी कि बरगडी होता क्या है, क्योंकि इस हिंदी शब्द को मैं नहीं जानता हूँ। एम्स में फिजियोथेरेपी से संबंधित सुविधाओं पर प्रकाश डालें। एम्स में ऐसे आपको पता ही है कि एक संस्थान है, बड़ा संस्थान है, तो यहाँ हमारे न्यूरो में भी भौतिक चिकित्सा है, ऑर्थोपेडिक विभाग में भी है, ट्रॉमा सेंटर, इन सब जगह है, और आधुनिक मशीनों के साथ साथ दक्ष फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ काम करते हैं, और काफ़ी मरीज यहाँ पे भी आते हैं बहुत तरह से, हर प्रकार के। आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष से अनेक तरह के
परेशानियों से जूझते हुए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, आप लाभ ले सकते हैं जब भी आए। लेकिन हाँ, भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा लोगों को परेशान है, लेकिन आने के बाद उचित लाभ जरूर मिलता है और जो भी उचित सलाह है वही दी जाती है। तो आप आकर बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। माई पेन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी है, कभी कभी जैसे क्या होता है कि आपके राइट लेग में पेन हो गया, आपने क्या किया कि उसको यूज़ करना कम कर दिया और लेफ़्ट लेग को ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, उस पर भार ज़्यादा, तो क्या होगा कि आपका पेन ऑटोमेटिकली जो है लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड ऑफ द स्पाइन की तरफ ज़्यादा पेन होने लगेगा, हिप में ज़्यादा पेन होने लगेगा। इसीलिए पेन में भी कोशिश करना, जैसे एक साइड पेन हो गया तो एक समानांतर स्थिति बनाए रखना है दोनों साइडों के बीच में, दोनों शरीर के भागों के बीच में, जिससे कि हम आराम से दूसरे जो है चलने फिरने में हमें आराम मिले, कोई ज़्यादा तकलीफ दूसरे साइड ना बढ़ जाए। ये होता रहता है जिस तरह से हम अपना काम करते हैं, कभी कभी किसी हाथ से ज़्यादा काम कर लिया, कुछ मूवमेंट ज़्यादा हो गई, तो उस स्थिति में कहीं पेन ट्रैवल करता है। एक तरह से आप बोलें कभी घुटने में हो रहा है, कभी हमारे कोहनी में हो रहा है, कभी शोल्डर में हो रहा है, तो ये होता है। इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, वो सबसे अच्छा तरीका है इन सबसे बचने का। अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इस तरह की जो है परेशानियां आपको आती रहेंगी। स्पाइन रिब स्ट्रिप, ये क्या नयन जी क्या पूछना चाह रहे हैं? स्पाइन रिब स्ट्रिप्स के माध्यम से कायरोप्रैक्टर इज हेल्पफुल। अब ये मैं भरत जागपाल जी, मैं इसको नहीं बता सकता क्योंकि वो हमारा क्षेत्र नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर विधा का अपना अपना वो है, तो वो अपने विधा के हिसाब से जो है आपको ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन इंडिया में अभी, भारत में कायरोप्रैक्टर को अभी तक मान्यता नहीं है। विदेशों में है, यूएस वगैरह में है मान्यता, अभी इंडिया में नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन अगर विदेश में मान्यता मिली हुई है तो सफलता लोगों को लाभ मिल रहा होगा। तो मेरा कहना है कि कोई भी पद्धति जब एग्जिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं किसी को किसी रूप में उसका लाभ मिलता है, तभी वो प्रचार और प्रसार में रहता है। तो हो सकता है कि इसका लाभ मिले ना मिले, क्योंकि वो पद्धति अलग है और उसके लिए वही एक बेहतर स्थिति में होंगे आपको बताने के लिए। जी का जो है एक्सपीरियंस गुड रहा है क्यूआई स्पाइन से। आई मतोशी दास, आई फेस अ सीवियर चेस्ट पेन, रिब पेन, हाउ डू आई गेट द रिलीफ? मैंने बताया चेस्ट पेन बिल्कुल पेक्टोरल मसल्स जो है ये आपका अकड़न हो जाएगा, उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। तो मैंने बताया जिस तरह से नियमित रूप से स्ट्रेच करें, आपको बिल्कुल उसमें जो है लाभ प्राप्त होगा। सर ये बताएं, अगर मोबिलिटी मेंटेन रखें तो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, मोबिलिटी मेंटेन रखें तो धीरे, देखिए एज आई सेड दैट इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। मोबिलिटी आपको रखने से है कि प्रोग्रेशन डिले होगा। जो चीज़ आप सोच रहे थे 6 महीने 1 साल में आएगा, हो सकता है 5 साल के बाद आए, लेकिन वो स्टेज आ सकती है। और ये भी होता है कि बहुत देर तक आप मोबिलिटी मेंटेन रखेंगे तो प्रोग्रेशन काफ़ी डिले भी होता है और एक अच्छा जो है जीवन स्तर, एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लंबे समय तक जी सकते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज का महत्व इसमें बताया गया है कि जो फिजियोथेरेपी है क्यों इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये लंबे समय तक जो है प्रभावी रखता है। इसलिए इसे करते रहना चाहिए और फ्यूचर में प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सर्टेन ये है कि आपका मोबिलिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगा एक्सरसाइज करने से। अच्छा, बगल ने नीचे और पेट के ऊपर, तो हाँ चलिए, ये प्रश्न भी आपने अच्छा पूछा है सुनील जी कि जो ये पेन होता है क्यों होता है, क्योंकि हमारी साइड की मसल्स जो हैं वो जो है कि टाइट हो जाती हैं और वो टाइट हो जाए तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो आपने अच्छा पूछा, इसको बैठ के भी हम कर सकते हैं। बैठ के लेंगे तो फिर हम इस तरह से इसको ऊपर उठा सकते हैं दोनों साइड में। खड़े होके भी कर सकते हैं, खड़े हो गए और एक तरफ घुटने सीधा रखते हुए हम अपने
हाथ को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे इस साइड, फिर दूसरी तरफ इधर। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो जो बगल में ये दर्द है वो भी दूर होगा, और हाथ को ऊपर लेकर हम जहां तक जा सकता है इसको खींच के भी इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर इधर भी ये स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा जो है मुश्किल होती है करने में, तो पहले इसको करें, फिर इसके बाद इसको ऊपर ले जाएं जहां तक जा सकता है, फिर इस तरह से लेके जाएं, इस तरह से, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सर HLA-B27 positive and very initial stage of stiffness, please suggest better advice for better future। आपके लिए नमन जी मैं यही कहूँगा कि अभी से आप जो है एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया वो सब आप कर सकते हैं, और साथ में आप मोबिलिटी मेंटेन रखने के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग, अगर स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग भी करें। ये आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, और अभी आप 30 साल के हैं कि अगले 30 सालों में तक आप एक अच्छी सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। और एक्सरसाइज को आप करें दिन में कम से दो बार करने की कोशिश करें, नहीं तो एक बार तो जरूर ही करें, और हफ्ते में 5 से 4 दिन आप ये नियमित रूप से बना लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अपना सुचारू रूप से जीवन जीने में। मुकेशन सर, थैंक फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल गाइडेंस इन फ्यूचर। बिल्कुल मुकेश जी, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आप कभी भी आप फ़ोन नंबर अंकुर जी से लेके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं सोचता अंकुर जी आप हैं यहाँ पे, तो कार्यक्रम को अभी ख़त्म करें या फिर आगे बढ़ाना है? क्योंकि प्रश्न जहाँ तक सारे आ गए हैं, मैं उन सब का जो है कि मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि मैंने सारा उत्तर दे दिया है, और अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है कि कुछ छूट रहा हो। मैं एक बार और देख लेता हूँ कि प्रश्न ना छूट गई हो। तो चलिए, मैं इन्हीं के साथ अपना ये जो है आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पे जो है कि खरा उतरा हूँ, और मदद करने में जो है सफल मेरी सहायता मिली हो आपको। मैं करता रहूँगा, तो अंकुर जी से जैसा भी हो कांटेक्ट करके मेरा नंबर लेके आप बात कर सकते हैं, और जिस तरह के भी जो है परिस्थितियाँ हों, और जो इस तरह की भी आपकी को अपने प्रयास करने को। साथियों और मित्रों, जो आप लोग आए और मेरे कार्यक्रम में जुड़े